पिछले अध्याय में हमने देखा कि कहानी दोनों दोस्त बैठे हुए हैं नीलू से मिल करके और वो अपने आगे का काम करते हैं और फिर जो है नीलू अपने हॉस्टल चली जाती है और ये दोनों दोस्त कॉफ़ी हाउस में बैठ कर के कॉफ़ी पीते हैं। तो निक्की ज़्यादा बियर पी लेने से उसको कुछ होश नहीं रहता है, तो जो उसका दोस्त होता है वह उसके कंधे को अपनी बाह से घेर कर और उसको लेने के लिए बाहर निकलता है। तो कहता है कि यू आर डियर परेश। निक्की हंस रहा था कि तुम मेरे बिल्कुल नज़दीक हो। तो परेश जो है निक्की को अपने घर जहाँ पर हॉस्टल है उनका वहाँ पर ले जाता है। जब हम घर पहुँचे तो हल्की सी बूंदा बांदी होने लगी थी। निक्की अब ठीक था। दोपहर भर वह मेरी काउच पर लेटा लेटा फ्रेंच गानों की धुनें गुनगुनाता रहा। कभी कभी जब रात के समय में सोते हुए जाग जाता तो देखता कि वह पाल वर्ला या एपोलोनियर की कविताएं अंधेरे में ही गुनगुना रहा था। परेश, क्या पालटन में मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था? तुमने रोका, मुझे रोका नहीं, निक्की ने कहा। छोड़ो भी निक्की, तुम कुछ देर सो जाओ, मैं अपना रिव्यू टाइप करता रहा। परेश, उसके स्वर में एक अजीब सा भारीपन था। हाथ रोककर मैंने उसकी ओर देखा। उसके लंबे सांवरे चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी के ऊपर दो उदास आंखें मुझे देख रही थी। अर्थात वह उदास था उस वातावरण के प्रति, फिर भी जो है उसमें कोई आत्मविश्वास नहीं झलक रहा था। मैं सोचता हूँ कि गर्मियों में कहीं चला जाऊँ, इस तरह मुझे निठल्ले नहीं बैठा जाता। तुम चले जाओगे तो रिहर्सल का क्या होगा? रिहर्सल सितंबर तक नहीं होंगे। कल ही यूनिट ने फैसला किया है। वह करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और दोनों कोहनियों पर उसने अपना मुंह टिका लिया। निक्की, तुम किसी प्रोफेशनल थिएटर में क्यों नहीं चले जाते? कब तक ऐसे घिसटते रहोगे? अर्थात परेश कहता है कि निक्की, तुम किसी प्रोफेशनल अच्छे से थिएटर में क्यों नहीं चले जाते, ताकि वहाँ लगातार तुमको एक अच्छा काम मिलता रहे और जिसके कारण कि तुम अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। अगर गया भी तो ब्राइवे या पेरिस जाऊँगा। किसी स्कॉलरशिप के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? तुम्हें तो फ्रेंच आती है। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ। उसने आंखें मूंद ली और धीरे धीरे काउच पर अपने पैर हिलाता रहा। अर्थात आप ये देखिए कि इन युवकों में बहुत कुछ करने का जो एक मादा, जो उमंग, जो उल्लास है, वो भी नहीं है। मैं फिर अपने टाइपराइटर के सामने बैठ गया। मन ऊबा था। खिड़की से शीशे पर बारिश की बूंदें छिटक आई थी। निक्की आंखें मूंदे सीटी बजा रहा था। मैंने नया पन्ना जोड़ा और धीरे धीरे टाइप करता रहा। केवल एक ही वाक्य, कभी शुरू के शब्द, कभी आखिरी के शब्द। पन्ने की अंतिम लाइन तक। इन द इवनिंग आई शैल मीट नीलू। शाम को मैं नीलू से मिलूँगा। और मैं पूरे पेज पर यही टाइप करता रहा। अर्थात दिमाग में एक अजीब सी उधेड़ बूंद उसको लग रही है, क्योंकि उसने नीलू को कह दिया था कि मैं शाम को तुमसे मिलूँगा। शायद वह कुछ नीलू से अपने मन की बात कहना चाहता है, परंतु फिर भी नीलू के सामने वो चीज़ नहीं कह पाता है और उसको बराबर उसी की दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है। सोचता रहता है वह और निरंतर उसी ओर सोचता रहता है। आई शैल मीट नीलू इन द इवनिंग। मैं जब पूरा पन्ना भर गया तो उसे वहीं छोड़कर मैं उठा और चाय का पानी स्टोव पर रखाया। परेश, तुम कभी मुझे अपनी कहानी क्यों नहीं बताते हो? तुम जानते हो मैं हिंदी का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाता, निक्की ने कहा। अर्थात उसका दोस्त निक्की कहता है कि परेश, तुम क्यों नहीं मुझे हिंदी की कहानी सुनाते हो, जिसके कारण कि मैं अपना काम कर सकूं, या मैं आपकी कहानियाँ सुन सकूं, या मैं उनको समझ सकूं। मैं चुपचाप टाइप करता रहा। मुझे मालूम है कहानियाँ हमेशा उसे उबा देती हैं। वह केवल मेरा जी खुश करने के लिए ही शिकायत करता है। अर्थात
परेश जानता था कि निक्की को जो है कहानी नहीं पसंद है, परंतु वह उसका मन रखने के लिए ऐसी बात कहता है, तो वह उस चीज़ को सुन करके और अनसुनी कर देता है। कुछ देर बाद हमने चाय पी। मेरी एक तमन्ना है निक्की, मैंने कहा, मैं एक ड्रामा लिखूं जिसमें तुम एक्ट करो और मैं आगे की सीट पर बैठूं और तुम्हारे मुंह से भी शब्द सुनूं जो मैंने लिखे हैं। अर्थात मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि वो शब्द मेरे लिए कैसे हैं, मैंने कैसे शब्दों का चयन किया है और मेरे द्वारा जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं वो ठीक है या नहीं। किंतु निक्की ने मुझे बीच में ही टोक दिया और उस रात ऑडिटोरियम में मेटो गोल्डन मेयर का कोई बड़ा डायरेक्टर बैठा हो, प्ले के एकदम बाद हम दोनों के संग कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तुम सीनियर लेखक और मैं, कहता ही वो कहता है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा, हॉलीवुड का नया जेम्स डीन्स। मैंने कहा, अर्थात वो मजाक में ही सोचते हैं कि काश हम इतने बड़े बन जाएं जेम्स डीन्स की तरह। बहुत देर तक हम हंसते रहे। मेज पर चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। रेमिंगटन में दबा आधा टाइप किया हुआ रिव्यू मानो विस्मित सा होकर हम दोनों के पागलपन को देखता रहा। अर्थात टाइपराइटर मशीन में आधा रिव्यू टाइप किया हुआ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनको देख रहा है। अर्थात उनकी इस अजीब सी हंसी को, जो कि हर चीज़ को क्या ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं। गंभीर होकर के कोई काम करना, जो उस पर गहराई से सोचे वही वह व्यक्ति उस पर काम कर सकता है। एक घंटे बाद रिव्यू टाइप कर चुकने के बाद जब मैंने पीठ मोड़ी तो देखा निक्की काउच पर घुटने उठाए पोटली सा बना हुआ सो रहा है। मैंने कहा धीरे से सीटी बजाई, किंतु वह पूर्ववत सोता रहा। मैंने उसके घुटने काउच पर फैला दी और कुर्सी से कुशन उठाकर उसके सिराने रख दिया। कमरे की चाबी ताले में लगाकर मेज पर रख दी। मैं अपना मुंह होले से उसके कान के पास ले गया। उसके मुंह से बियर की बू अब तक आ रही थी। मैंने उसके माथे पर गिरे बाल पीछे खिसका दिए और धीरे से कहा, जेम्स डीन्स, अर्थात हम बन गए जेम्स डीन्स, आराम से यहाँ सोते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, जो कि हमारे सबके बस की बात नहीं है। वह हंसा नहीं। मैं चुपचाप दरवाज़ा बंद करके कमरे के बाहर आ गया। जब बस से उतरा तो बादल छितराए थे। भीगी सड़कों पर भाप के हल्के सीने बादल उड़ रहे थे। रजिस्ट्रार के बंगले के आगे यूनिवर्सिटी की रोड की दाईं ओर एक छोटी सी लेन चली गई। इस लेन पर धूप और छाया आधी आधी बट गई थी। मैं आधी छाया पर चलता जब मेरी छाया आधी धूप पर गिरती। अर्थात मैं उस मार्ग को क्या कर रहा था? तय कर रहा था। हॉस्टल के मेन गेट के दीवारों पर कांच के टुकड़े शाम की धूप में चमक रहे थे। ऊपर की मंजिल में दाहिने विंग पर उसका कमरा था। किसका? नीलू का, जो कि उसने शाम को जिससे वादा किया था मिलने का, तो वह चला जाता है उसके पास मिलने के लिए। खड़ा खड़ा जब मैं जेब में हाथ डालकर कहानी के पन्नों को छूता हूँ, बहुत दिन पहले लिखी थी, बहुत दिन पहले नीलू ने मांगी थी, इसलिए शायद आज उसके लिए ये कहानी वो ले आया है। मुझे मालूम है कि वह ऐसे ही पूछती है, ऐसे ही भूल जाती है। अर्थात एक बार पूछ के उस कहानी के बारे में और फिर वह भूल गई थी कि उसने दोबारा क्या मांगा है। लेकिन शायद कहीं याद हो, पूछेगी तो दे दूंगा नहीं, केवल दिखला भर दूंगा। दिखलाकर कहूँगा नहीं, कहूँगा कुछ नहीं, सिर्फ शीर्षक बतला दूंगा, या फिर शीर्षक का अंग्रेजी में अनुवाद करूँगा, क्योंकि अंग्रेजी में शीर्षक हमेशा अच्छा सुनाई देता है। नहीं, यह सब कुछ नहीं करूँगा, जेब में ही पड़े रहने दूंगा। और अगर वह पूछेगी तो कहूँगा नहीं, कहूँगा कुछ नहीं। अर्थात उसको खुद को ही नहीं पता है कि मुझे ये कहानी नीलू को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और खुद नीलू को याद है या नहीं है। नीलू ने भी एक बार कभी चर्चा कर दी होगी, उसके बाद उसने वो भी दोबारा भूल गई और वह उस चीज़ की परवाह नहीं करता है। अर्थात इनके बीच ऐसा लगता है बातचीत के दौरे
दौर में कि कोई परिपक्वता नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण कि इनके संवादों को सुनकर के ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी कार्य पूरा ना हो रहा हो। सारे के सारे क्या हैं, अपने आप में अधूरापन लिए हुए हैं। कब से खड़े हो? मैंने अचकचाकर पीछे देखा। नीलू मुझसे कुछ दूर खड़ी थी। कहाँ से आ रही हो? मैंने पूछा। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में किताबें वापस करनी थी। मैंने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा। हवा में घुटती सी उमस थी। लाइब्रेरी सिक्योरिटी के रुपए वापस मिले हैं। यहाँ रहती तो आज सब पिक्चर जाते, उसने कहा। नीलू, मुझे अपनी आवाज़ के कंपन से घृणा होती है। मैं फिर पसीना पोंछता हूँ। अर्थात उसको अपनी आवाज़ जो उसके कानों तक सुनाई दे रही है उससे घृणा होने लग जाती है, क्योंकि ये क्या है? अपने आप का एक अलगाव है, भीतरी मन का कचोटना है, जो कि व्यक्ति वास्तविकता के धरातल पर जब नहीं उतरता, हर वक्त अनौपचारिक बातों के साथ वह बातें करता है, तो उन बातों से क्या होता है कि सुख भी नहीं मिलता है व्यक्ति को। और जब सुख नहीं मिलता है किसी से वार्तालाप का, तो उससे किसी दूसरे की आवाज़ भी सुनने में अच्छी नहीं लगती है। क्या परेश? नीलू ने कहा। तुम छुट्टियों के बाद आओगी? शायद आना ही पड़े। सारे पेपर बिगड़ गए हैं, उसने कहा। डोंट बी सिली, मैंने धीरे से कहा। सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी कुछ भी पैक नहीं किया है, नीलू ने कहा। मेरा हाथ जेब में जाता है, मेरी उंगलियां कहानी के पन्नों को छू रही हैं। परेश, अपने रिव्यू की कटिंग ज़रूर भेजना। हमारे शहर में टाइम्स नहीं आता, मेरा पता मालूम है। अर्थात जब वह बुक का रिव्यू निकल रहा है तो कि मैं भी तुम्हारे उस रिव्यू को देखूं, तो मेरे शहर में टाइम्स नहीं आता, इसलिए तुम अपनी बुक्स का रिव्यू मुझे एड्रेस पर भेजना। उसने पर्स से कागज़ निकाला और पता लिखने लगी। मेन गेट की बत्ती जल गई। उसकी झुकी गर्दन के नीचे कॉलर बोन का छोटा सा गड्ढा चमकने लगा। मुझे लगा वह क्षण पानी बहता है। मेरी उम्र के सब साल इर्द गिर्द सब नीचे झांक रहे हैं। उसकी छाएं मेरे और उस क्षण के बीच झिलमिलाकर तिरती सी जाती हैं। अर्थात साथ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, परंतु फिर भी गहरा रिश्ता नहीं है, परंतु फिर भी प्रगाढ़ प्रेम या दोस्त ना व्यवहार उनके बीच फिर भी नहीं जान पड़ता है। परेश, तुम क्या गर्मियों में यहीं रहोगे? उस वैसे ही सिर झुकाए लिखते हुए पूछा। क्यों? तुम यहाँ बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं चुपचाप रहा और अंधेरे में दूर हॉस्टल की इमारत देखने लगा। सुनो, तुम और पेपर के प्रतिनिधि बनकर बाहर क्यों नहीं चले जाते? अर्थात तुम दूसरे पेपर का प्रतिनिधि बन करके और कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम वहाँ अपना अच्छा सा कारोबार चला सको। बाहर कहाँ? क्यों? सारी दुनिया पड़ी है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। मैं हंसने लगा। अर्थात क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पता होता है उसकी कमजोरी, तो वह वहाँ ना टिक पाने की अब जो अपनी असमर्थता है उसको लेकर के हंसता है। और ये बात नीलू को नहीं पता होती है। सच, अभी मेरा कजिन कैरो गया था, स्वेज की खबरें कवर करके लौटा है। तुम अगर जाओ तो हर शहर से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजना, पिरामिड्स, आईफल टावर, लूर। अर्थात वहाँ उन चीज़ों का क्या करना, सचित्र वर्णन करके हम लोगों के पास भेजना। सिर्फ वहाँ की बातें, वहाँ का वातावरण, वही सब सुनना चाहते हैं। आप कैसे होंगे या आपसे बातें करके हम पूछ लेंगे। यहाँ व्यक्ति का आपसी संबंध क्या है, गायब है। सिर्फ चीज़ें हैं, परिवेश हैं, वही सब यहाँ पर। तो वो कहती है कि पिक्चर पोस्ट कार्ड में भेज देना। मैं अब हंस नहीं रहा, बेवकूफ़ सा नीलू को देख रहा हूँ। मेरी अंगुलियों से कहानी के पन्ने छूट गए और मैंने अपना हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। अर्थात उसकी ये बात सुन करके कि पिक्चर पोस्ट कार्ड, सीमित शब्दों के द्वारा उस चीज़ का वहाँ वर्णन करना, आपका और मेरा जैसे कोई संबंध ही नहीं हो। तो एकदम से परवेश का जो है,
परेश का जो है मोह भंग होता है और वह सारी जेब से अपना हाथ निकाल लेता है। अच्छा परेश, मैं चली, सारा सामान खुला पड़ा है, दिन भर आलस के मारे कुछ भी पैक नहीं किया। पता रख लो, कटिंग ज़रूर भेजना। मैं चुपचाप अंधेरे में खड़ा हूँ। नीलू मेन गेट के भीतर 2 कदम चल कर रुक गई। तुम अब कहाँ जाओगी? एस्प्रेसो, सीडी और निक्की इंतज़ार में होंगे, मैंने कहा। मैंने सिर हिलाया कि हाँ। वो कहती है कि एस्प्रेसो जाओगी, क्योंकि उसको पता था इन दोस्तों की आपसी दिनचर्या के बारे में। मुझे नीलू संग बिताई हुई कई शामें याद हैं। थी कॉन्शियस इन द फाउंटेन, मैंने कहा। आज वह रिकॉर्ड बजाओगे? उसने कहा। फिर भी बजाना 10 बजे। मैं उस समय तुम सबको याद करूँगी, निक्की, सीडी और तुम्हें, और दिल्ली में बिताए हुए 2 साल। गुड बाय नीलू। नीलू ने हाथ हिलाया और वह अंधेरे में चली गई। मैं अंधेरे में खड़ा रहा। पिक्चर पोस्ट कार्ड। नीलू ने पिक्चर पोस्ट कार्ड के बारे में क्या कहा था? अर्थात पिक्चर को पोस्ट कार्ड, कोई तस्वीर और उस चीज़ के बारे में बताना। बारिश के बाद भी रात गर्म थी। गीली सड़कों पर दुकान की नियॉन लाइट्स के नीचे जलते हुए मुझे सब बातें याद हो आई। मैं जो नीलू से कहना चाह रहा था वह नहीं कह पाया था। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसे नहीं कहा। अब सोचकर मुझे शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि पता नहीं जो वो सोच रहा है नीलू के बारे में, तो नीलू उसके प्रति लगाव रखती है या नहीं, इसलिए वह अपने आप से भी डर जाता है। अब सोचकर मुझे शर्म आ रही है कि कुछ बातें हैं जो एक उम्र के संग जुड़ी होती हैं। अगर उम्र बीत जाए, वे अनकही रह जाएं, तो उन्हें कभी नहीं कहना होता। अर्थात वह अपने मन की बात नहीं कहता है, और शायद नीलू उसका नकारात्मक उत्तर देती है, ऐसा नहीं सोचती, तो ये एक अलग बात है अपने आप में। तो यहाँ पर वही है कि आप अपने मन की वास्तविक बात किसी को ना कहो, और फिर धीरे धीरे उन बातों को यूं ही एक तरफ विचारते रहो, बैठे रहो, सोचते रहो। एस्प्रेसो के कोने पर कुर्सी पर निक्की बैठा था। हाथ के इशारे से उसने मुझे पास बुलाया। वेटर को बुलाकर उसने एक एस्प्रेसो कॉफ़ी लाने के लिए कहा। तुम नहीं लोगे? मैंने पूछा। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? निक्की ने पूछा। मैं नीलू के हॉस्टल गया था, मैंने कहा। अर्थात मैं नीलू से मिल कर के आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई है। यहाँ भी वह नीलू से आत्मीय संबंध बनाना चाहता है, परंतु फिर भी परेश जो है अपने मन की बात नीलू को नहीं कह पाता है, और नीलू सामान्य व्यवहार करते हुए उससे जो है बात करके निकल जाती है। और पिक्चर पोस्ट कार्ड, अर्थात वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की चीज़ें आप हमें बताना, बजाय कि ये पूछे या फ़ोन करके बताना या फिर वैसे बताना, तो आप हमको सूचना के थ्रू, अर्थात आपसे हमारा कोई संबंध नहीं हो, फिर भी आप सूचना दे दो। तो यहाँ क्या है? तारतम्यता की और आपसी संबंध की बेहद कमी है। आगे की बची हुई कहानी हम लोग कल देखेंगे।